नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो, हमारे देश में एक स्कीम है डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। मान लीजिए किसी बैंक में ABC बैंक है कोई, और उस बैंक में आपके 2 लाख रुपए जमा हैं और वो बैंक फेल हो जाता है, तो आपको 1 लाख रुपए गारंटीड रूप से वापस मिलेंगे। ये है डिपॉजिट गारंटी स्कीम, जिसमें जितनी आपकी राशि डिपॉजिट है उस पर 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। यानी गारंटीड रूप से 1 लाख रुपए आपको वापस मिलते हैं अगर 1 लाख से ज़्यादा रुपए आपके जमा है। तो ऐसा नहीं कि 20,000 रुपये जमा है और बैंक फेल हो गया तो उसके बदले आपको 1 लाख रुपये मिलेंगे। नहीं, 1 लाख से कम राशि है तो उतनी ही वापस मिलेगी, और ज़्यादा है तो सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको गारंटीड रूप से वापस नहीं मिलेंगे। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के द्वारा, यानी DICGC के द्वारा, जो कि RBI की एक सब्सिडरी है। देखो, ये स्कीम स्टार्ट की गई थी 1993 में, ताकि लोगों का विश्वास पैदा हो। बहुत से लोग पुराने समय में, आपको पता है, बैंकों में पैसा जमा कराते नहीं थे। उनको लगता था कहीं बैंक फेल हो गया तो हमारा जो पैसा है वो डूब जाएगा। इवन पुरानी मूवीज़ आपने देखी होगी, उनमें तो पैसा ज़मीन के नीचे किसी बर्तन में जमा करके स्टोर किया जाता था, छुपा के रखा जाता था पेड़ के आसपास। लेकिन धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट होना स्टार्ट हुआ बैंकों में और लोगों ने अपना पैसा जमा करवाना स्टार्ट किया। लेकिन देखो, आज का समय ऐसा समय है, लोगों का ट्रस्ट एक बार फिर से बैंकों में डाइल्यूट हो रहा है। अभी हाल ही में मुंबई में PMC बैंक में क्राइसिस इमर्ज हुए। लोग अपना ही पैसा नहीं निकलवा पा रहे थे बैंकों से, और RBI ने लिमिट लगा दी। शुरुआत में 1,000 रुपये, उसके बाद 10,000, उसके बाद लिमिट को इंक्रीज़ किया गया और ज़्यादा। इसकी वजह से 3 से 4 लोगों की डेथ भी हो गई। और वैसे भी देखो, बैंकों का जो NPA है वो पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। हालांकि पिछले 6 महीने से 1 साल के अंदर NPA में गिरावट आई है। लेकिन लोग देखो ये पढ़ते हैं कि नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, तो लोगों को अब डर लगने लगा है कि बैंक में पैसा जमा करा के रखेंगे तो शायद कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। तो डेटा ये शो करता है कि बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। तो अब देखो, कुछ लोगों के द्वारा ये मांग उठाई जाने लगी है, ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम है ये सिर्फ 1 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देती है। क्यों ना इसे इंक्रीज कर दिया जाए, इसे इंक्रीज करके 15 लाख कर दिया जाए। क्योंकि देखो, 1 लाख रुपए डिसाइड किया गया था 1993 के हिसाब से। आज आपको पता है इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा आ चुका है, तो आज के हिसाब से 1 लाख रुपए कम अमाउंट है। इसे इंक्रीज करके 15 लाख कर देना चाहिए। मतलब बैंक डूब भी जाता है तो 15 लाख रुपए तक की रकम तो आपको वापस मिलेगी ही मिलेगी, ये गारंटी है। तो इससे लोगों का जो ट्रस्ट है वो फिर से डेवलप होना स्टार्ट होगा बैंकों में। इसके अलावा देखो, बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इस दायरे में आती नहीं है, मतलब उनको इस स्कीम का लाभ मिलता नहीं है। और उन NBFCs को, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट किया जाता है RBI के द्वारा। तो राइटर कहते हैं कि ये जो NBFCs हैं इनको भी डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो, वो लोग जो अपनी डिपॉजिट राशि पर ज़्यादा इंश्योरेंस गारंटी चाहते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन ने 60 लाख रुपए जमा करा के रखे हैं बैंक में और वो चाहता है मुझे प्रॉपर इंश्योरेंस मिले, अगर बैंक डूब भी जाता है तो मेरे जो 60 लाख रुपए हैं वो मुझे मिलने चाहिए, इसकी मुझे गारंटी चाहिए। तो आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लेकर ऐसे पर्सन्स को इंश्योरेंस कवर दे सकते हो। समझ गए? मतलब 1 लाख रुपए, या फिर अगर इसे इंक्रीज भी किया जाता है तो उतना पैसा तो देखो सबको वापस मिलेगा। लेकिन कोई चाहता है कि मेरे सारे डिपॉजिट राशि पर मुझे इंश्योरेंस कवर मिले, तो उसको कहा जा सकता है कि आप थोड़ा और पैसा दीजिए, आपको गारंटीड रूप से पैसा वापस मिलेगा अगर बैंक फेल भी हो जाता है तो बहुत सारे लोग खुशी खुशी कुछ प्रीमियम दे देंगे अपने डिपॉजिट को सुरक्षित रखने के लिए। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये निकल के आता है, देखो, जो अभी रकम है कि 1 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो तब मिलेंगे ना
बैंक फेल हो चुका है, उसको लिक्विडेट किया जा रहा है, बैंक की जो एसेट है उसे बेचा जा रहा है, उसके बाद मिलेंगे। लेकिन देखो उससे पहले ही तो आरबीआई बीच में एक्ट कर लेती है। जैसे पीएमसी बैंक है, पीएमसी बैंक को फेल होने नहीं दिया गया और आरबीआई ने बीच में इंटरवेंशन कर लिया। लेकिन आरबीआई ने काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस भी तो लगा दी ना कि 6 महीने में आप, शुरुआत में बोला 1,000 रुपये निकाल सकते हो, उसके बाद 10,000 रुपये बोला आरबीआई ने, उसके बाद 25,000। इस प्रकार से आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने जरूरी काम करने हैं, बच्चों की फीस भरनी है और बहुत सारी ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करना है, वो तो अब अपना पैसा नहीं निकलवा पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है। तो कम से कम कुछ प्रोविज़न ऐसा होना चाहिए कि ऐसे अगर हालात पैदा होते हैं तो कुछ मिनिमम स्टैट्यूटरी अमाउंट जो कस्टमर्स हैं वो अपने अकाउंट से विड्रा कर सकें, ताकि ज़िंदगी में उनको परेशानी ना हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा ये दिया जाता है। देखो होता क्या है, अभी फ़िलहाल जो DICGC है ये फ्लैट 0.1% इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करती है बैंकों के ऊपर, जो डिपॉजिट्स होता है उसके ऊपर। लेकिन 2015 में आरबीआई पैनल ने ये सजेस्ट किया था प्रीमियम चार्ज करना चाहिए DICGC को विभिन्न लैंडिंग प्रैक्टिसेस के आधार पर या फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों के आधार पर, मतलब फ्लैट प्रीमियम नहीं चार्ज करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देखो ज़्यादातर जो रेवेन्यू प्राप्त होता है DICGC को, जो ये स्कीम चलाती है, जो इंश्योरेंस कवर देती है, उसको देखो 93% प्रीमियम प्राप्त होता है कॉमर्शियल बैंक से, 75% पब्लिक सेक्टर बैंक से और 18% प्राइवेट सेक्टर बैंक से, और 94% जो इंश्योरेंस क्लेम सेटल किए जाते हैं वो किए जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के। आपको बात समझ में आ गई? मतलब इंश्योरेंस रेवेन्यू मिलता है ज़्यादातर प्रीमियम से कॉमर्शियल बैंक से, और ज़्यादातर पैसा दिया जाता है क्लेम सेटल करने पर कोऑपरेटिव बैंक्स को। कहने का मतलब ये हुआ कोऑपरेटिव बैंक्स ज़्यादा फेल होते हैं और बड़े जो बैंक हैं एसबीआई जैसे, ये तो मतलब फेल होते नहीं है ना, तो उनसे तो पैसा ले लिया जाता है। और फेल जो बैंक्स होते हैं वो ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, तो वहाँ पर कस्टमर्स को पैसा दिया जाता है। तो इसे आप कह सकते हो क्रॉस सब्सिडाइजेशन। मतलब कोऑपरेटिव बैंक ठीक से काम नहीं करते, वो फेल हो जाते हैं और उनकी कीमत चुकानी पड़ती है कॉमर्शियल बैंक्स को, क्योंकि उनसे जो रेवेन्यू प्राप्त किया गया है इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पर वो जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स के कस्टमर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए। तो होना ये चाहिए DICGC इतिहास के देखते हुए, हिस्ट्री को देखते हुए स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्रैक्टिसेस को अपनाए और हायर प्रीमियम वसूले उन बैंकों से जिनके फेल होने का खतरा ज़्यादा रहता है, और ये सब डिसाइड करें हिस्ट्री को देखते हुए। लास्ट में एक सजेशन ये दिया जाता है राइटर के द्वारा कि देखो ये जो है ना डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम, ये लुक्रेटिव बिजनेस हो सकता है, क्योंकि 2019 के फाइनेंशियल ईयर में DICGC को इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पर रेवेन्यू प्राप्त हुआ 12,000 करोड़ के आसपास और क्लेम सेटल किए गए सिर्फ 37 करोड़ के। तो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री अलाउ की जा सकती है इस सेक्टर में, और वो आएंगे भी, क्योंकि कितना ज़्यादा फ़ायदा उनको हो सकता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो जाती है तो डिपॉजिट पर इंश्योरेंस प्रीमियम कम वसूला जाएगा और ज़्यादा रकम पर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सकेगा, क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा एक प्रकार से। इसके साथ साथ देखो अगर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री अलाउ की जाती है तो ऐसा ना हो कि यहीं कोई फर्म एंटर कर जाए इस फील्ड में और बाद में पैसा वसूल ले प्रीमियम के तौर पर, लेकिन कहीं और इन्वेस्ट कर दे, बाद में वो फर्म खुद ही फेल हो जाए। मतलब जब बैंक फेल होने पर डिपॉजिटर्स को पैसा देने की बात आए तो कहीं वो फर्म खुद ही फेल हो जाए और बोले कि देखो हमारे पास तो पैसा है नहीं। इसलिए प्राइवेट सेक्टर की एंट्री अलाउ की जाती है, तो वो फर्म्स, वो प्राइवेट फर्म्स जो इस सेक्टर में एंटर करेंगी उनका भी री इंश्योरेंस होना चाहिए, और ऐसी फर्म्स उनका री इंश्योरेंस करें जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं। मतलब वो तो फेल हो ही नहीं सकती, ऐसी उनकी इमेज हो और ऐसे उनके क्रेडेंशियल्स हों। ऐसे देखो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। अब लास्ट में बारी आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन में ये बोला जाता है, देखो ब्रिक्स नेशंस में हमारा जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर टू पर कैपिटा इनकम रेशो है बहुत कम है, 0.9 टाइम्स है। और आपको पता है अगर देखो लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा बैंकों के ऊपर तो वो अपना पैसा जमा करवाएंगे नहीं,
पैसा जमा नहीं करवाएंगे तो बैंक लोन कहाँ से देंगे, लोन नहीं देंगे तो नए बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश होंगे, पुराने बिजनेस एक्सपेंड कैसे होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो और ज़्यादा स्लो डाउन होगी। तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि इकोनॉमी के पहिए को घुमाने के लिए लोगों का, डिपॉजिटर्स का बैंकों के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक तरफ आप प्रधानमंत्री जन धन योजना पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, लेकिन देखो ऐसी स्कीम्स चलाने का क्या फ़ायदा जब लोगों का ट्रस्ट ही नहीं होगा बैंकों के ऊपर। तो बैंकों के ऊपर लोगों का ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।